नमस्कार, मैं हूं जायरा और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे कोरोना की तीसरी लहर की, जिसने देश में कहर मचाना शुरू कर दिया है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,17,100 नए केस सामने आए। गुरुवार की तुलना में 28.8% ज्यादा केस मिले हैं। बुधवार को देश में कोरोना के 90,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे। भारत में 7 महीने बाद 1 लाख के ऊपर केसेस आए हैं और इससे पहले 6 जून को 1 लाख के पार केस आए थे। भारत में पिछले 24 घंटे में 302 लोगों की मौत भी हुई। अब तक 4,83,000 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मौत केरल में 221 लोगों की हुई। इसके अलावा बंगाल में 9 लोगों की जान गई। वहीं देश में रिकवरी रेट 97.57% है। देश में ओमिक्रॉन के अब तक के 3,007 केस सामने आ चुके हैं। हालांकि इनमें से 1,199 लोग ठीक भी हो चुके हैं। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में 876, दिल्ली में 465, कर्नाटक में 333 और राजस्थान में 291 केस हैं। बिना लक्षण या हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीजों को अब अपने घरों में 14 दिनों के बजाय सिर्फ 7 दिन तक आइसोलेट या क्वारंटीन रहना होगा। यही नहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा गाइडलाइंस में ऑक्सीजन सैचुरेशन का पैमाना भी 94% से बदलकर 93% कर दिया गया है। गाइडलाइंस के मुताबिक आइसोलेशन के इन 7 दिनों की शुरुआत कोरोना की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के दिन से मानी जाएगी। आइसोलेशन के दौरान अगर मरीज को लगातार 3 दिनों तक बुखार नहीं आए तो उसे 8वें दिन में कोरोना नेगेटिव माना जाएगा। इसके लिए कोरोना की जांच भी जरूरी नहीं होगी। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत तीसरा प्रमुख देश है जिसने आइसोलेशन के दिन कम किए हैं। दरअसल देश में लगातार ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमितों की तादाद बढ़ती जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक इनमें से करीब 60% मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। ओमिक्रॉन के ज्यादातर मरीजों में गंभीर लक्षण नहीं हैं, लेकिन ये डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 30 गुना तक तेजी से फैलता है। इस बीच कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर डॉक्टर मनिंद्र अग्रवाल ने कोरोना से जुड़े कई सवालों का जवाब दिया। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में रोजाना 4 से 8 लाख तक कोरोना के मरीज मिलेंगे। उन्होंने दावा किया कि अस्पतालों में इलाज के दौरान बेड की भी कमी होगी, इसलिए उचित प्रबंधन और योजना की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पीक के दौरान 1.5 लाख बिस्तरों की जरूरत पड़ सकती है। प्रोफेसर अग्रवाल ने बताया कि साउथ अफ्रीका के डेटा पर आधारित हमारे पहले के अनुमान और इस अनुमान में अंतर है। उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका का डेटा भारत से काफी अलग है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए भविष्यवाणी करना अधिक कठिन है। हमारा अनुमान है कि जनवरी के आखिरी सप्ताह या फिर फरवरी की शुरुआत में तीसरी लहर का पीक हो सकता है। इस दौरान 4 से 8 लाख केस प्रतिदिन आएंगे। प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 15 जनवरी के आसपास तीसरी लहर का पीक हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाया गया तो मार्च तक कोरोना की तीसरी लहर के पीक के नीचे आने की उम्मीद है। भारत में मार्च के अंत तक रोजाना 10,000 से 20,000 कोरोना के नए केस आने की उम्मीद है। उधर WHO चीफ टेड्रोस ने कहा है कि ओमिक्रॉन दुनिया भर में लोगों की जान ले रहा है। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेटेड लोगों में ओमिक्रॉन डेल्टा के मुकाबले कम खतरनाक साबित हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे हल्के में लेना चाहिए। पिछले वेरिएंट की तरह ही ओमिक्रॉन लोगों को अस्पताल में भर्ती करा रहा है और मार भी रहा है। टेड्रोस ने कहा कि नया वेरिएंट रिकॉर्ड संख्या में लोगों को संक्रमित कर रहा है। ये कई देशों में पिछले वेरिएंट डेल्टा से भी तेजी से फैल रहा है। कोरोना मामलों की इस सुनामी इतनी बड़ी और तेज है कि दुनिया भर के हेल्थ सिस्टम को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ओमिक्रॉन को अब हल्के में नहीं लेना है और इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर डॉक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल से। डॉक्टर राहुल, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर अजय गंभीर भी जुड़ चुके हैं, जो कि वैक्सीनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अजय, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो सबसे पहले डॉक्टर अजय गंभीर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि आप वैक्सीनोलॉजिस्ट भी हैं, तो आपको इस मसले पर ज्यादा डिटेल में जानकारी होगी कि जो वैक्सीन हम लगवा रहे हैं, डबल डोज लगवाने के बावजूद भी लोगों को कोरोना हो जा रहा है और ये जो आंकड़ा है अब 1 लाख के ऊपर पहुंच चुका है भारत में, और आने वाले दिनों में जो स्थिति है और भी ज्यादा गंभीर होने के कयास लगाए जा रहे हैं और स्टडीज भी यही बता रही हैं। क्या कहेंगे? जो भी 24 नवंबर को दिखा था, अब
अब काफी तेजी से दुनिया में फैल चुका है। जी। और हमारे पास आंकड़े हैं यूके के, इजराइल के, जहां पे वैक्सीन लग चुकी है, और एक इंडिया जहां पे आधी वैक्सीन लगी है, और एक ऐसी कंट्री जहां पे बिल्कुल वैक्सीन नहीं लगी है। ये देखा गया ये वायरस जो है ये वैक्सीन वालों को भी उतना तंग कर रहा है जितना लिया हुआ है, और जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है उनको भी उतना ही तंग कर रहा है। लेकिन ये है कि एडवांटेज ये नाक और गले तक रहता है, फेफड़े तक नहीं पहुंचता। लेकिन अगर हम इसकी इन्फेक्टिविटी रेट की बात करें तो ये उतना ही वायरस वाले के नाक में घुसेगा जितना कि नॉन वायरस के नाक। जी। तो वायरस, हमें वैक्सीन से नहीं डरना। अगर जिसने वैक्सीन नहीं की हुई है उसको भी उतना ही बचाव चाहिए जितने वैक्सीन की हुई है। जी। तो ये जो हमारा डाटा उभर के आ रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में और जापान में कम वैक्सीन है, अभी जापान में कम चल रहा है और ऑस्ट्रेलिया में एकदम ज्यादा हो रहा है, तो ये अलग अलग टाइप से बिहेव कर रहा है। हमारे देश में इम्यूनिटी जो है हमारी ज्यादा है वेस्टर्न कंट्री से, कि हम ज्यादा इन्फेक्शन झेलते हैं। जी। तो इसलिए हमें कोई इतना की ये बात नहीं है कि सिक होंगे, लेकिन हाँ बहुत होगा, बहुत लोगों को एपिक्रॉन होगा। जी। जी। तो ये नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ेंगे, जैसे आपने कहा 1 लाख से ज्यादा और भी ज्यादा जाएंगे अभी। लेकिन जी। इसका आंशिक भाग अगर भरने में आ गया तो सारे अस्पताल भरने का खतरा है। हम्म। तो हमें आज की स्टेज में, बचाव की स्टेज में, मास्किंग और डिस्टेंस पे ज्यादा बिहेव करना है, और जितने लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं लगवाएं, ताकि खुद को बचाव होगा। जी। लेकिन चलिए ठीक है डॉक्टर भार्गव, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से ओमिक्रॉन के बारे में हम सुन रहे थे पिछले काफी दिनों से कि ये वेरिएंट इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन अब ये बात भी सामने आ रही है कि इसको हल्के में हमें नहीं लेना है, तो क्या माना जाए, क्या ये वेरिएंट भी डेल्टा जितना खतरनाक हो सकता है अगर इसे हल्के में लिया गया तो? जायरा जी, ये बात तो पक्की है कि इसको आपको डेल्टा से बिल्कुल कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये डेल्टा के कंपैरिजन में कुछ 10 गुना कम सीवियर है, कम सीवियरिटी करा रहा है। और डेल्टा का जो उस समय पर्यावेश था, जहां पे हमारी आबादी में वैक्सीनेशन की कवरेज 10% से कम थी, आज वही कवरेज 90% है, भले ही 1 डोज लगी हो और 65% को 2 डोज लगी। तो जायरा जी, ये बात तो पक्की है कि लोगों के मन में जो खौफ है, जो उन्होंने दुर्दशा दूसरी वेव में देखी थी डेल्टा के दौरान, वैसा मंजर नहीं है, वैसा मंजर नहीं होगा, इस बात की हम अपेक्षा करते हैं। इसके साथ में एक ही चीज है कि ये बहुत तेजी से फैलता है। देखिए, आप इसका 2.3 डेज का डबलिंग टाइम है। आप देखिए, 50,000 केसेस हुए, 70,000 केसेस हुए, 90,000 हुए, और आज 1,17,000 केसेस देश में आ चुके हैं। दिल्ली में 15,000 केसेस आ चुके हैं, गुरुग्राम में कुछ 1200 से 1500 केसेस आ चुके हैं। और हम देख रहे हैं, हमारा खुद का स्टाफ 30 से 40% स्टाफ अस्पतालों का भी इस कोरोना वेरिएंट से ग्रसित है, बट कोई भी अभी तक सीवियर डिजीज के साथ नहीं आया है। सिर्फ प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स बुखार, बॉडी एक और खांसी के हैं। इसी के चलते हुए विश्व ने और भारत सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसमें क्वारंटाइन का जो आइसोलेशन का पीरियड है उसको 7 दिन कर दिया गया है। तो इसका यह मतलब है कि ये वेरिएंट से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, सचेत रहने की आवश्यकता है, प्रिवेंशन की आवश्यकता है। क्योंकि हम बार बार, जब तक हम इस देश में डराते नहीं है जायरा जी, तब तक पब्लिक को ये समझ में नहीं आ पाता कि आपको इससे बचाव और मास्क पहनना आवश्यक है। इसीलिए बार बार जब हम माइल्ड बोलते हैं तो हमने रिफ्रेन कर लिया पिछले 1 हफ्ते से ये बोलना कि ये माइल्ड है। हम अब ये बोल रहे हैं ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इसमें सचेत रहना आवश्यक है, पैनिक करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमारी पब्लिक दोनों तरफ एक्सट्रीम है। माइल्ड कहते हैं तो वो बिना मास्क के क्राउडेड एरिया में जाती है, पिकनिक मनाती है, पार्टीज मनाती है। अगर आप उसको कहते हो कि बहुत सीवियर है, तो वो पैनिक करके अस्पताल में बेड भर देती है, जहां पे कैंसर के पेशेंट और बाकी अस्पताल में मरीजों पे आवाजाही पे रुकावट पड़ती है। अब आप देखिए किस प्रकार से एम्स की ओपीडी बंद कर दी गई, जेपी ट्रॉमा सेंटर बंद कर दिया गया कोविड के चलते हुए, दिल्ली के 40% बेड सुरक्षित रख दिए गए कोविड पेशेंट के लिए। तो अभी भी पिछले 7 दिनों में, आज 7 तारीख है, पिछले 7 दिनों का अगर हम दिल्ली का ही डेटा देखते हैं तो वेंटिलेटर का डेटा कुछ नहीं बढ़ा है, वो 0 का 0 ही है। इसका मतलब लोग इफेक्ट जरूर हो रहे हैं, नंबर जरूर बढ़ रहे हैं,
सीवियरिटी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही, ना हॉस्पिटलाइजेशन उतनी तेजी से बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि हम वैक्सीनेटेड हैं। ये उन्हीं लोगों को अफेक्ट कर रहा है जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं, जो लोग कोमॉर्बिड कंडीशन से ग्रसित हैं, जिसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर हो रखा है। तो इसीलिए इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या कोमॉर्बिड कंडीशन वाले पेशेंट्स को बचाव करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। मास्क पहन के रखिए, और अगले 2 से 3 हफ्ते में जिस प्रकार से ये पीक आई है, जिस तेजी से बढ़ रहा है, ये अगले 2 से 3 हफ्ते में उतनी तेजी से गिर जाएगा। क्योंकि हमने साउथ अफ्रीका का वेरिएंट देखा है, मॉडल देखा है, जहां पहले 2 से 3 हफ्ते में बढ़ा और तीसरे चौथे हफ्ते से वो नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो घबराए ना, प्रिकॉशन ले, सचेत रहे, सुरक्षित रहे, और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जी बिल्कुल, घबराना नहीं है, सचेत रहना है, सुरक्षित रहना है और सारी कोविड गाइडलाइंस फॉलो करनी है। डॉक्टर गंभीर, आपको क्या लग रहा है कि अब हम देख रहे हैं 1 लाख के ऊपर जो केसेस हो गए हैं, लेकिन इनमें सारे ही केसेस ओमिक्रॉन के नहीं है, डेल्टा के भी काफी केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन 1 महीने पहले तक हम देख रहे थे कि 5 से 6 हजार का ये जो आंकड़ा था ये पहुंच गया था। तो अचानक से इतनी बढ़ोतरी क्यों हुई आखिर? देखिए, इस वायरस की, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसकी आरआर वैल्यू, एक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा था, तो ये मेरे को इन्फेक्ट करेगा, लेकिन ये माइल्ड है। और कल मैंने अपना कई सेशन दे रहा था, तो मैंने जो स्टडी किया, जो डाटा आया हुआ है कि इसके अंदर वायरल लोड कम है, नंबर 1। नंबर 2, ये गले तक और नाक ज्यादा रहता है, फेफड़े में कम रहता है। दूसरा जो आंकड़ा आया है वर्ल्ड से, ये 18 से 35 साल के लोगों में ज्यादा है, लेकिन असर कम है जी। और दूसरा, ये 60 से 70 वाले लोगों में ज्यादा है, उन लोगों को जो कोमॉर्बिडिटी पा रहा है, तो ये फैलेगा जी। और ये इसको फैलने से ये रिप्लेस कर रहा है डेल्टा। यूके में डाटा आ गया 96% ये ओमिक्रॉन है, यूएसए में 90% ओमिक्रॉन है, लेकिन अभी नीदरलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया में ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, डेल्टा को रिप्लेस कर रहा है जी जी। यानी कि मैं एक सिंपल भाषा में बोलूं कि एक कोबरा सांप था, जिसको एक नॉन वेनस वाला सांप रिप्लेस कर रहा है जी जी। तो हमको सांप देख के नहीं डरना है, लेकिन सांप के असर में, हाँ हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, और इसलिए हमारे को बचना है कि हमारी 1% पॉपुलेशन भी सिक हो गई तो हमारे अस्पताल भर जाएंगे जी। और एनएचएस ने कल डाटा दिया है, उनके 12% स्टाफ सिक है, नर्सिस और डॉक्टर, इस कारण उनका सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, ना कि पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें कुल मिला के हेल्थ केयर वर्कर को प्रोटेक्ट करना है, बचाव पे ज्यादा ध्यान रखना है, और पैनिक में नहीं आना। बिल्कुल, पैनिक नहीं करना है, प्रोटेक्ट करना है हेल्थ वर्कर्स को, और खुद भी सतर्क रहना है। जब डॉक्टर गंभीर से सवाल पूछ रही थी, तो आप शायद मेरी बात से सहमत नहीं थे उस बात को लेकर कि जो ज्यादातर केसेस हैं उसमें डेल्टा ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या ये जो 1 लाख के ऊपर केसेस गए हैं उसमें ज्यादातर ओमिक्रॉन के केसेस हो सकते हैं क्या, और लोग जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं करा रहे हैं जिससे पता नहीं चल पा रहा है? बिल्कुल जायरा जी, देखिए ये नेचुरल एवोल्यूशन है। जब हम बोलते हैं कि डेल्टा वेरिएंट के, अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, 72 से 80% में प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज मिली थी सीरो सर्विलेंस 5 के मुकाबले में। जब सीरो सर्विलेंस और सीरो प्लेवेंस का डेटा आया था, तीसरा, चौथा, 5वां, उसने बताया कि 82% को ऑलरेडी डेल्टा वायरस होकर निकल चुका था। तो ये बात पक्की है कि अगर 100 लोग हैं जिनको ऑलरेडी डेल्टा वायरस हो चुका था, अब वो डेल्टा वायरस से ग्रसित होने की उनकी चांसेस 0.1%। इस बार अगर हम सारे टेस्टिंग करें, सारे सैंपल की जीनोमिक टेस्टिंग करें, जो कि हम अभी सिर्फ 10 से 12% ही करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि इसमें से अधिकतर लोग जो हैं वो डेल्टा की जगह ओमिक्रॉन वेरिएंट से ग्रसित थे। क्यों? डेल्टा वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता था, पर तेजी से फैलने के साथ भी वो इन्फेक्शन करा के सीवियर डिजीज ज्यादा करवाता था। अभी ओमिक्रॉन फैलता तेज है, पर डिजीज सीवियरिटी बहुत ज्यादा नहीं करवाता। तो इसके चलते हुए हमारा अंदेशा ये है कि ये डेल्टा नहीं है, ज्यादातर लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट ही है। अगर आप दिल्ली का पेपर भी देखें तो 82% हो सकता है, 82% केसेस जो देश दिल्ली में हो वो ओमिक्रॉन की वजह से। तो ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट है जिसने इम्यूनिटी को मात देने की शक्ति पाई है, जो वैक्सीन
को भी मात दे पा रहा है, पर मात इस लेवल पर नहीं दे पा रहा जायरा जी जहां पे वो अस्पताल हॉस्पिटलाइजेशन कराए या मृत्यु कराए। तो हमको ये नंबर्स के गेम में नहीं पड़ना है, ये नंबर सब चीजें नहीं बताते। तो जायरा जी मेरा निवेदन रहेगा कि जब हम आंकड़े बताते हैं तो बहुत सारे लोग मानसिक रूप से उसके लिए चिंतित होते हैं उस चीज को देख के। हमको आंकड़ों के साथ ये भी बताना चाहिए कि कितने प्रतिशत लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी और कितने लोगों में बीमारी सीवियर हुई। तो उस आंकड़े को देख के लोगों में मन में राहत रहेगी कि बढ़ जरूर रहा है, बट आप अस्पताल या हॉस्पिटलाइजेशन या आपको बीमारी बहुत सीवियर नहीं है। तो इसलिए मेरा निवेदन यही रहेगा कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट ही मान के चलिए, जिसको खांसी जुकाम है वो अपने आप को कोविड पॉजिटिव मान के आइसोलेट कर ले। जायरा जी बहुत सारे लोग आपके ऑफिस में, हमारे ऑफिस में सिर्फ जुकाम बॉडी पेन के साथ आ जाते हैं कहते हुए कि अपना वर्कर काम पे आ गया, काम करने आ गया। मेरा निवेदन है इस समय खांसी जुकाम, शरीर में दर्द, आंखों से पानी आना, छींकना, जुकाम, इन सबको आप कोरोना मान के चलिए जब तक आपका पीसीआर टेस्ट नहीं हो जाता और ये कहता है कि आप नेगेटिव है, तभी आप आइसोलेट होकर अगले 7 से 14 दिन में इस पीक को रोक पाएंगे, धीरे कर पाएंगे। क्योंकि हमारे देश में एक जनता, बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी बड़ी है जो मैल न्यूट्रिटेड है, जो डायबिटिक है, जो हाइपरटेंसिव है, और बहुत सारे हमें बुजुर्ग हैं जो हमारे साथ रहते हैं जायरा जी, हमें उनके बारे में चिंतित रखना। आप, मेरे को और डॉक्टर सुभाष जी हैं, उनको हो भी जाएगा इस समय ओमिक्रॉन, तो शायद बहुत ज्यादा परेशाानी ना हो, क्योंकि 10 तारीख के बाद इन हेल्थ केयर वर्कर्स में, फ्रंटलाइन वर्कर्स में बूस्टर डोज की अनुमति मिल जाएगी। तो इसके चलते हुए हम लोग को उन लोगों पे ध्यान रखना आवश्यक है जो कमजोर हैं, जो मेल न्यूट्रिटेड है, ये वो तभी रख पाएंगे जब हम आपस में कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोक पाएंगे। और इस समय हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन में है, तो अपना स्वयं का दायित्व बनता है कि अगर ये कोई भी सिम्टम हो तो सेल्फ आइसोलेट करके, पीसीआर टेस्ट करा के तभी हम घर से बाहर जाए। जी बिल्कुल, जो सेंसिटिव लोग हैं उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है हमें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। डॉक्टर गंभीर, आपको क्या लग रहा है कि पीक कब तक आ सकता है इसका और कहां तक पहुंचेगा? कितने केस एक दिन में आएंगे, क्या अनुमान लगाया जा रहा है, और कब इसका डाउनफॉल शुरू हो सकता है? देखो, जो बात डॉक्टर साहब ने करी उससे मैं आगे चल रहा हूँ। उसकी इंडिकेशन हो गई है कि नंबर ऑफ इन्फेक्शन, कोविड केस पॉजिटिव, वो तो बहुत लार्ज है। तो ये डिपेंड करता है कि हम टेस्टिंग कितनी करते हैं। पिछली बारी हमने 1/10 टेस्टिंग करी है जिसने यूके ने करी है। डेटा में जाके टेस्टिंग पीक में थी, तो एक हमारी अभी टेस्टिंग अभी पीक में नहीं पहुंची है जी। तो ये हमें 1 लाख 2 लाख 3 लाख से देख के नहीं करना। दूसरा क्राइटेरिया आ रहा है कि नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड एंड नंबर ऑफ पेशेंट ऑन ऑक्सीजन। मेरे को उसकी चिंता है, क्योंकि हमारी हेल्थ केयर सर्विस में अगर जब हॉस्पिटल कोलैप्स होने शुरू होते हैं और प्रेस से और मीडिया से और सरकार से शोर मचती है, तो कॉन्फिडेंस जो होता है हमारी कॉमन जनता में खत्म होता है। तो हमारे को इस समय एडमिशन रेट कम है, ऑक्सीजन की 25% लोग ऑक्सीजन पे हैं, कि अभी मिक्स्ड है। अभी इंडिया में अभी डेल्टा और वो मिक्स्ड आ रहा है। जो नए केस आप देख रहे हैं, जो 5,000 से 10,000, 20,000 और 1 लाख जा रहे हैं, तो वो उसमें अब आप पूछे मेरे से कब, देखिए पहला कि हमें नहीं पता लगा कि कब आएगी, दूसरा भी नहीं पता लगा क्योंकि हम जीनोटाइपिंग सर्वेलेंस नहीं कर पाए नहीं कर पा रहे। अब हमारी जब जीनोटाइपिंग सर्वेलेंस और इसकी डाटा आएगा तो अनुमान लगा सकता है। नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि ओमिक्रॉन है तो 2 से 3 हफ्ते में 3 वीक्स में एवरेज होगा, इसमें पीक आएगी और ये फिर नीचे जाना शुरू कर देगा जी। ये आकलन है जो बाकी कंट्रीज का ट्रेंड देख के और जो भी हमारे मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल बनते हैं उसके जी जी। तो जो मौजूदा हालात हैं, अभी जो तमाम पाबंदियां भी लगाई गई हैं, डॉक्टर भार्गव क्या कहेंगे? क्या लॉकडाउन लगवाना जरूरी है ऐसे में, या फिर सिर्फ मौजूदा पाबंदियां हैं वो काफी हैं? जायरा जी, लॉकडाउन का कोई महत्व नहीं है, ना उसका कोई यूज है। अब हमको नए इन्वायरमेंट में कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। ना ये पहली है ना ये आखिरी है। जब हम लॉकडाउन करते हैं तो बहुत सारी चीजों पे अफेक्ट पड़ता है। जायरा जी, इंपॉर्टेंट चीज अपने को सबको ये समझना आवश्यक है कि हम लोगों को अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करके चलना है और उसी के माध्यम से हम इस चीज को पुश कर सकते हैं। धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी। अगर आप लोग परेशान भी होंगे, लोग बीमार भी होंगे,
तब भी अस्पताल के नंबर्स इतने एक साथ ना आए जिनका हम इलाज ना कर पाए। अगर हमारे पास नंबर्स स्लोली आते हैं, इलाज लोगों का ज्यादा कर पाएंगे। और ये बात पक्की है कि ओमिक्रॉन उस प्रकार का भयानक स्थिति क्रिएट नहीं करता जिस प्रकार की डेल्टा करता है। तो आप लोगों को भीड़ भाड़, कुछ चीजों को रोक डाउन करना जरूरी है, रोकथाम करना जरूरी है। भीड़ भाड़ वाले एरियाज को कंट्रोल करना जरूरी है, अनवांटेड बाहर जाना जरूरी है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना जरूरी है। इसी के माध्यम से हम इस पीक को नीचे कर पाएंगे, स्लो कर पाएंगे और बहुत सारे लोगों को बीमार होने से बचा पाएंगे। तो लॉकडाउन इसका समस्या का समाधान नहीं है। मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा सारे पत्रकारों से, सारी जगहों से कि वो उस नंबर को देख के ना घबराएं। नंबर बढ़ेगा, वो 4 लाख होने दीजिए, 5 लाख होने दीजिए, बट अभी भी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ा है, सीवियर लोग नहीं आ रहे हैं, वेंटिलेटर पे लोग नहीं है। इसके चलते हुए आपको ये आप राहत की सांस ले सकते हैं कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपकी वैक्सीन कारगर रूप से आपको ओमिक्रॉन से भी बचा लेगी। वैक्सीन कहीं ये नहीं कहती कि आपको वायरल इन्फेक्शन होने से बचाएगी, वो ये बताती है कि वायरल इन्फेक्शन अगर हो भी जाएगा तो आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा या आपकी मृत्यु नहीं होगी। तो ज़ाहिरा जी, लॉकडाउन अभी सॉल्यूशन नहीं है। स्लो डाउन करने के लिए जो हम पॉलिसीज इस समय बना रहे हैं, अगर हम उसको ही स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कर ले, मास्क अच्छे से पहना ले, क्राउडेड एरियाज को अवॉइड कर दे, तब हम इस पीक को डिले कर पाएंगे, धीरे कर पाएंगे, लोअर कर पाएंगे और हम इस बार भी कोरोना के खतरे से जनवरी के अंत तक बाहर निकल के नॉर्मल फरवरी में अपना जीवन यापन कर पाएंगे। जी बिल्कुल, उम्मीद यही कर सकते हैं कि ऐसा ही हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर गंभीर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।